आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात क्लियर कर दूं कि ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है लॉकडाउन से पहले की। कल चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो कल लास्ट वीडियो रहेगी हमारी। रीजंस का क्या है, बिकॉज इसके बाद जो सिलेबस का पार्ट है वो इम्पोर्टेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी है, एंड दैट नीड्स अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। और वीडियोस से वो टॉपिक्स पॉसिबल नहीं हो पाते। रीज़न क्या है, बिकॉज जैसे हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, स्टूडेंट्स की क्वेरीज या प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स ईजिली ली आती हैं, और वीडियोस से वो चीज़ें इतनी ईजिली पॉसिबल नहीं हो पाती। बट तब तक आपके लिए एक काम ये रहेगा कि जितना मैंने आपको 3 चैप्टर्स करवा दिए हैं, यानी कि fundamentals of the partnership firm, then the valuation of goodwill, and then just change the profit ratio of the partners, आप इनका थ्रूआउट रिवीजन स्टार्ट कर दें। जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं उन वीडियोस को आप रिवीजन में बिल्कुल स्टार्ट कर दें देखना, एंड उन टॉपिक्स को या उन क्वेश्चंस को जो मैंने दिए हुए थे उस टाइम पे उनको आप एक बार रिवाइज करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, क्वेरीज होती हैं इस बीच, तो सभी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हो। बट हाँ, इतना ज़रूरी है कि आप इस पीरियड में अपना रिवीजन जरूर चालू रखना, अदरवाइज़ जो कुछ भी आपको बताया गया था ये सब कुछ आप भूल जाओगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ये चैप्टर है ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो। यानी कि अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में कुछ चेंज हुआ तो हम रिवैल्यू करते हैं अपनी एसेट्स एंड द लायबिलिटीज को। तो अब आप जरा पहले टॉपिक शुरू से समझो कि ये कहानी है क्या। आपको मालूम है कि जो बिजनेस फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, यानी कि ये जो पैसेज ऑफ टाइम है इसके साथ साथ कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ती चली आती है, मार्केट वैल्यू, एंड कुछ की डाउन जाती है। सिमिलरली ऐसी ही कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं जो कीप ऑन इंक्रीजिंग या फिर वो टाइम के साथ साथ कम हो गई हो। तो जब पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में चेंज होता है तो हमें ये देखना होगा कि उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज़ में क्या चेंज हुआ, कौन सी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। ये वैल्यूएशन, दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटीज। क्यों कराया जाता है? बिकॉज जब पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में चेंज हुआ तो इसको हम, जैसे मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कई बार पार्टनर्स के द्वारा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नई फर्म की बैलेंस शीट होगी उसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो करेंगे उसकी रिवाइज्ड यानी कि न्यू वाली वैल्यू पे, नॉट एट द ओरिजिनल बुक वैल्यूज। तो अगर पार्टनर्स ने ऐसा डिसाइड किया हुआ होता है दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट द रिवाइज्ड वैल्यूज, तो ये रिवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। और ओल्ड रेशो में क्यों बांटते हैं उस प्रॉफिट लॉस और रिवैल्यूएशन को? बिकॉज वो रिवैल्यूएशन कब हुआ था, वो रिवैल्यूएशन किससे रिलेटेड है? पास्ट से रिलेटेड है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से या प्रॉफिट रेशो में चेंज होने से पहले के पीरियड का है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। इसीलिए हम उसको पहले का जो पीरियड का रेशो था यानी कि ओल्ड रेशो, उसी में हम पार्टनर्स में कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और उसको न्यू बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में तो हम एसेट लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी ये सब कुछ, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन विद द पार्टनर्स कि अगर वो चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक ये रहा आज का कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में चेंज हुआ है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हुई, और पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि हम अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम शो करेंगे एसेट्स लायबिलिटीज को एट द न्यू रिवाइज वैल्यूज। तो ऐसे में हमें क्या क्या करना होगा, क्या हमें एंट्रीज करनी होंगी,
वो हमें आज के टॉपिक में सीखना है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आप हेडिंग पे ध्यान दें, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट हेडिंग हमारी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि अब की बार जो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है पार्टनर्स को, वो रिवाइज्ड वाली वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, पार्टनर्स ने ऐसा डिसाइड किया। तो ऐसे में वी हैव टू ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाता है, इसमें हमें ऑल द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। ये एक तरह से मैं कहूँ दिस इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। जिन ट्रांजेक्शन से, अब आप ध्यान से सुनना, जिन ट्रांजेक्शन से हमें प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पर, उन ट्रांजेक्शन्स में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जिन ट्रांजेक्शन से हमें रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है, उन एंटिटीज में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज आपको मालूम है ऑल लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ अब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट एंट्री है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है, सपोज करो मशीनरी की बुक वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा रखी है 10,000 रुपीज़ की, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि मशीनरी वाज रीवैल्यूड एट रुपीज़ 15,000 15,000। तो ऐसी कंडीशन में आप खुद देखो, बुक वैल्यू 10,000 रुपीज़ की थी, बट अब वो रिवाइज्ड वैल्यू में कितने की आ गई है, 15,000 रुपये की। तो मशीनरी कितने से इंक्रीज हुई है हमारी, 5,000 रुपये से। तो ये एंट्री हम बनाएंगे रुपीज़ 5,000, और क्या एंट्री पास करेंगे हम इसकी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये कितने से होगी हमारी 5,000 रुपये से। तो यहाँ जहाँ मैंने एसेट अकाउंट डेबिट किया हुआ है, वहाँ बेसिकली आपको उस एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी मशीनरी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपये से आप यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, नई बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो फिर हम उसमें मशीनरी कितने की शो करेंगे, जो उसकी रिवाइज वाली वैल्यू है, और रिवाइज वैल्यू कितनी हो गई है, 15,000 रुपये की। तो अगर क्वेश्चन में न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए कही जाती है तो उसमें हम इसको 15,000 रुपये पे शो करेंगे। सेकेंड एंट्री है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर बाय चांस एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो गई है, तो आप सोचो एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान वाली एंट्रीज में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। बस ये बात ध्यान रखो कि उस ट्रांजैक्शन से हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। पहली एंट्री में एसेट्स की वैल्यू बढ़ी थी तो वो हमारे फ़ायदा था, और फायदे वाली एंट्रीज में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बस आप ना इसमें मेनली ध्यान देना, इसकी ट्रांजेक्शन्स में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने वाले हैं। समझने का बेस्ट तरीका ये है कि आप केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट पर ध्यान देना है आपको, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करें या फिर डेबिट करें। फायदे में फायदे वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और नुकसान वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो अगर बाय चांस डाउन हुई है, जैसे कि सपोज करो कंप्यूटर था 10,000 रुपये का, और उसने क्या कहा कि कंप्यूटर वाज डेप्रिसिएटेड बाय 20%। 10,000 रुपये का कंप्यूटर था, 20% से उसकी वैल्यू कम हो गई है, यानी कि अब वैल्यू कितने रह गई है उसकी, 2,000 रुपये लेस करके 8,000 रुपीज़ की। तो कितने से डाउन गई है, 2,000 रुपये से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट। एसेट हमारी क्या थी अभी, कंप्यूटर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, और ये भी हम कितने से करेंगे, जैसे वैल्यू डाउन गई है, यानी कि 2,000 रुपये से। और फिर से अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं नई फर्म की, तो उसमें हम कितने से शो करेंगे इसको, कंप्यूटर को 10,000 रुपये का पहले था, 2,000 रुपये का उसके ऊपर लग गया है डेप्रिसिएशन, तो अब उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, रुपीज़ 8,000। थर्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट। कई बार क्या होता है कि कोई एसेट पहले से बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होती है, और अब वो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बुक्स में अपनी रिकॉर्ड करनी है। अब आप खुद सोचो, जो एसेट अब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, दैट इज अ काइंड ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो उसको भी आप बिल्कुल वैसे ही लेके चलेंगे कि हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एक एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब हम उसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट हमारी बढ़ेगी, तो क्या एंट्री करेंगे आप उसकी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से करेंगे हम, जितने से हमारी वो अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू हमें दी हुई थी। अब हम जरा लायबिलिटीज पे चलते हैं।
लायबिलिटीज में इंक्रीज इन लायबिलिटी, आप खुद सोचो लायबिलिटी अगर फर्म की बढ़ जाती है, यानी कि ओरिजिनल लायबिलिटी का अमाउंट कम था बट न उसका जो रिवाइज वैल्यू हो गई है वो ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए नुकसान है। और नुकसान वाले एंट्री में मैंने क्या बताया था कि आप रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेट लायबिलिटी। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, जैसे उसने क्या कहा कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड कंपनसेशन पेबल टू एन एम्प्लॉय ₹10,000, तो ये हमारी जो सॉरी मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो उसने क्या कहा था कि क्रेडिटर्स हमारे ₹10,000 के थे, बट लेटर ऑन हमें पता चला कि ₹3,000 के क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ऐसी कंडीशन में आप खुद सोचो, पहले ₹10,000 के क्रेडिटर्स थे, ₹3,000 के हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, वो हमें अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो कितने के हो गए हमारे क्रेडिटर्स? अब ₹13,000 के। पहले कितने के थे? सिर्फ ₹10,000 के, तो क्रेडिटर्स हमारे ₹3,000 इंक्रीज हो गए हैं, तो वो हमारे लिए नुकसान है। तो उसके लिए बनाते हुए हम रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या होगी हमारी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेट लायबिलिटी, जैसे अगर वो लायबिलिटी क्रेडिटर है तो टू क्रेडिटर। अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी, सपोज करो कि इस लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो आप खुद सोचो लायबिलिटी की वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है? फायदा है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे सपोज ने दिया हुआ है क्रेडिटर्स हमें ₹10,000 के, और उसने क्या कहा कि एक ₹2,000 के क्रेडिटर ने अपना क्लेम लेने से मना कर दिया है, या ₹2,000 का क्रेडिटर है जो कि ट्रेसेबल नहीं है, हमें मिल नहीं पा रहा, तो हम उसको ये पेमेंट नहीं करेंगे। तो आप खुद देखें, ₹10,000 के क्रेडिटर्स थे, ₹2,000 का क्रेडिटर अनट्रेसेबल है, दैट मीन्स अब लायबिलिटी क्रेडिटर्स की कितने रह गई है? केवल ₹8,000 की। तो कितने से डाउन गए क्रेडिटर्स हमारे? ₹2,000 से। तो हम उसके लिए की बात फायदा है, बिकॉज हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो उसके लिए करेंगे आप क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जैसे मैंने पहले बीच में एग्जांपल दिया था कि सपोज कोई किसी हमें वर्कर को कोई कंपनसेशन देना पड़ गया है जिसके लिए हमने कोई प्रोविजंस क्रिएट नहीं किए हुए थे। जब आज द कंपनसेशन पेबल टू एन एम्प्लॉय या टू अ वर्कर which was earlier no provision has been made for this liability, तो ये हमारी एक तरह से अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बन गई है, बिकॉज ये हमें अब पे करना होगा। तो दिस इज ऑल्सो द लॉस, ये भी हमारा नुकसान है, तो इसमें भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट ही करने वाले हैं। तो क्या होगी हमारी रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू डेट लायबिलिटी, उसके नाम से आप यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ ये बात फिर से समझो, एसेट अगर हमारी इंक्रीज गई है, फायदा है, तो हमने इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया। अगर डिक्रीज हो रही है तो नुकसान है, हमने इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया। अनरिकॉर्डेड एसेट थी, पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करेंगे, हमारे लिए फायदा है, तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया। वही लायबिलिटीज में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी नुकसान है, हम रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हमारे लिए फायदा है, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट को इसमें क्रेडिट करेंगे। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो कि अब हमें रिकॉर्ड करनी होगी, नुकसान है, हमने इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया। इतनी ट्रांजैक्शंस करने के बाद हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें कि जिन ट्रांजैक्शंस में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया हुआ है वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं डेबिट में, और जिन ट्रांजैक्शंस में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया वो हम शो करेंगे क्रेडिट में, जिसका परफॉर्मा मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाने वाला हूँ अभी। और फिर रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस निकल करके आएगा उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट रेशियो में। तो सपोज करो अगर प्रॉफिट निकल के आया हुआ है तो मैं लिखा हुआ है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप ये समझो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स होता है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि जब आप प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल इंक्रीज होंगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है पार्टनर्स की तो हम कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया, और ये प्रॉफिट हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर बाय चांस लॉस होता है तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, अपने बाद पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस में हम पार्टनर्स की कैपिटल को कम करने वाले हैं तो हम कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। बट हाँ, ये भी किस रेशियो में बनेगा? पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही। बट एक बात समझना फिर से ध्यान से, अभी मैं 1 मिनट बाद आपको दूसरे पेज में दिखाने वाला हूँ परफॉर्म ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट। बट एक बात कंफर्म्ड है
कि जब भी कभी होगा तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रखी होगी तो हम नई बैलेंस शीट जो शो करेंगे उसमें हर एक एसेट को और लायबिलिटीज को हमें रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि उसकी न्यू वैल्यू पे। बढ़ गई है तो बढ़ी हुई वैल्यू, कम हो गई है तो उसको कम वाली वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे। इस बीच अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी हमें बुक्स में अपनी रिकॉर्ड करना होता है। क्या परफॉर्मा है हमारा बैलेंस शीट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब वो मैंने बताया था, वो बैलेंस शीट का परफॉर्मा कह दिया था, दिस इज द परफॉर्मा ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट हम इस तरह से बनाते हैं, जिसमें कि मैंने क्या कहा था कि जिन ट्रांजैक्शंस में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया, आपको मालूम है कि रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट किया गया था सभी नुकसान वाली एंट्रीज में। तो नुकसान वाली एंट्रीज में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया था, इसलिए रिवोल्यूशन पे जो भी नुकसान हुए हैं वो सब कुछ रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आने वाले हैं। जरा ध्यान देना। टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अगर डाउन गई है वो नुकसान था, वो भी यहाँ डेबिट में शो करेंगे। फिर उसके बाद में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ गई है वो भी नुकसान है भाई, एसेट्स डाउन गई वो नुकसान, लायबिलिटी जो आपको पेबल है वो बढ़ गई वो भी तो नुकसान ही है, वो भी कहाँ पे आएगा, डेबिट में ही। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई रिकॉर्डेड नहीं थी बट अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी लायबिलिटी, वो भी हमारे लिए नुकसान है, तो वो भी कहाँ पे आएगा, इन द डेबिट साइड। अच्छा, फायदे जो भी थे, फायदे वाले एंट्रीज में रिवोल्यूशन से जो हमें प्रॉफिट हुआ था, फायदे हुए थे, तो मैंने क्या बताया था, तो उन सभी फायदों को हम रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। दैट मीन्स ऑब्वियस है कि वो सभी फायदे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आने वाले हैं। उसमें क्या क्या आएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, ये हम कहाँ शो करेंगे, इन द क्रेडिट साइड। एसेट बढ़ी वो फायदा, कोई अनरिकॉर्डेड थी अब हमें वो रिकॉर्ड करनी है वो भी फायदा, वो भी यही पे आएगा। कोई लायबिलिटी पहले रिकॉर्डेड नहीं थी अब हमें उसको रिकॉर्ड करना है तो वो भी हमारे लिए फायदा ही। कोई एसेट पहले रिकॉर्डेड नहीं थी अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदा है, वो भी क्या लिखेंगे क्रेडिट में। लायबिलिटी हमारी डाउन चली गई है वो भी हमारे लिए फायदा होगा, वो भी हम कहाँ शो करेंगे, द क्रेडिट साइड। इसके बाद क्या होगा कि आप क्रेडिट में से डेबिट को करेंगे माइनस, अगर बचाते हैं यहाँ तो वो आएगा हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट इन योर ओल्ड रेशियो। अगर वो बचता है क्रेडिट में, वो आएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट अगेन इन द फादर्स ओल्ड रेशियो। नोट पे ध्यान दें, द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विल आल्सो बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ये एक तरीका है जिसमें कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है उनकी रिवाइज्ड वैल्यूज पे न्यू बैलेंस शीट में। सपोज पार्टनर्स ऐसा डिसाइड नहीं करते, अगर सपोज पार्टनर्स ने डिसाइड ये किया कि भाई चेंज तो हुआ बट हम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अपनी इनिशियल वैल्यूज पर ही एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, तो तब क्या होगा वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, तो उसमें हमें क्या कुछ करना होगा वो हम कल सीखने वाले हैं।